कि सर एक तो अपन ने पढ़ लिया कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा अपन ने पढ़ लिया पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। कंपनीज एक्ट में सबसे, भाई दो जने हैं अपने पास में, दो जने हैं, मान लो यश और महक दोनों फ्रेंड्स हैं और इनको मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो सर या तो ये लोग खोल लेंगे कंपनी या फिर ये लोग खोल सकते हैं पार्टनरशिप। क्यों ये कंपनी खोलेंगे या क्यों ये पार्टनरशिप खोलेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये लोग मतलब है ना किस फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, किस, हर एक दोनों फॉर्मेट के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने नेगेटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। ठीक है सर। कंपनी फॉर्मेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस फॉर्मेट में धंधा स्टार्ट करने का, कि सर चूंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती हैं तो इसकी एसेट्स इसकी होती हैं, इसकी लाइबिलिटीज भी इसी की होती हैं। इसकी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए इसके मेंबर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनकी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, जिधर तक उनको परेशान किया जा सकता है उससे आगे उनको परेशान नहीं किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। लेकिन कंपनी फॉर्मेट का सबसे बड़ा नुकसान क्या है यार, एक तो कॉस्टली होती है और एक कंप्लायंस बहुत करवाते हैं ये लोग लॉ से। कोई भी छोटी सी भी बात हो रही हो तो आपको हर छोटी सी चीज के लिए आरओसी के पास में फाइलिंग करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। आपको सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म करना है, कभी किसी कंपनी को बंद करना है तो कई बार वो ओपनिंग अप से भी ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। आपको मीटिंग्स बुलानी है, सालाना एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बनानी है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, ये सब चीजें जो है आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का ध्यान रखना है, डायरेक्टर्स को शेयर अलॉट करने या नहीं करने, हर छोटी छोटी बात जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर। तो कंप्लायंस इसका सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं इन कंपनी फॉर्मेट। पार्टनरशिप फॉर्मेट में क्या है कि सर इजी करना इतना आसान है, मतलब चालू करना इतना आसान है कि सर चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप नॉन रजिस्टर्ड हो, सर आप तो भी चालू कर सकते हो इसको। ठीक है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी मुंह जबानी भी आप पार्टनरशिप क्रिएट करके और अपना काम धंधा दोनों जने यश और महक चालू कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, कि एक पार्टनर यदि इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरी लाइबिलिटी इससे वसूल करी जा सकती है, नंबर वन। नंबर टू, सर पार्टनरशिप कोई पार्टनर्स से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फर्म। तो सर इसकी एसेट्स और इसकी लाइबिलिटीज आपको चुकाने के लिए पर्सनली भी बोला जा सकता है। लेकिन किस ऑर्डर में बोल सकते हैं, अपन ने पढ़ा था ना कि सर पहले पार्टनरशिप की एसेट्स पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज चुकाने में काम आएंगी, फिर यदि डेफिसिट पड़ रहा है तो आपको परेशान किया जाएगा। ठीक है। आपको भी पहले आपकी एसेट्स, पहले आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज चुकाने में काम आएगी, बचेगी तो ही वो पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज चुकाने के लिए आपसे मांगी जा सकती है। लेकिन सर इसमें यश और मैक को लग रहा है कि यार अपन तो शुरुआत में अभी क्या ही ध्यान देवे कंपनी फॉर्मेट बनाने में, अपन इतने बड़ा बिजनेस हुआ भी नहीं, अभी तो अपन पार्टनरशिप ही खोल लेते हैं। लेकिन उसमें नुकसान क्या हो जाएगा कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। यश यदि इंसॉल्वेंट हो गया तो महक को सारी देनदारियां चुकानी पड़ेगी, और महक यदि इंसॉल्वेंट हो जाती है तो यश को सारी देनदारियां चुकानी पड़ जाएंगी। और पार्टनरशिप नहीं चुका रही है तो इन दोनों को जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स होती है, दोनों की कंबाइंड लाइबिलिटी होती है, जॉइंट भी होती है और इंडिविजुअल लाइबिलिटी सेवरल लाइबिलिटी भी होती है। ठीक है सर। ओवर द टाइम ये देखा गया कि सर ये तो 1932 वाला एक्ट था, बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेकेंड एक्ट जो कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसको 2013 में पुराने वाले को हटा के नया वाला लाया गया। ठीक है सर। धीमे धीमे ये जरूरत महसूस हुई कि इनके बीच का एक रास्ता निकाला जाए जिसमें कंपनी फॉर्मेट के भी जो बेस्ट बेनिफिट्स हैं वो मिल जाए,
और पार्टनरशिप फॉर्मेट के भी बेस्ट बेनिफिट्स मिल जाए, ऐसा कोई नया फॉर्मेट धंधा करने का, बिजनेस करने का निकालना चाहिए, जिसमें कंपनी के भी बेस्ट फीचर्स हो और पार्टनरशिप के भी बेस्ट फीचर्स कंबाइन करें। ठीक है, तो सर बीच का रास्ता क्या निकाला गया? बीच का रास्ता निकाला गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो है, लेकिन पार्टनर्स की कैसी लाइबिलिटी? अरे कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स है, यानी कि ये बीच का रास्ता निकाल दिया गया। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप 1932, दोनों के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करके दोनों का एक हाइब्रिड फॉर्मेट जैसे बनाया गया है। एग्जाम में बाकायदा इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इस कीवर्ड के साथ में क्वेश्चन हो सकता है दैट एलएलबी इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप 1932, काइंडली इलेबोरेट और काइंडली एक्सप्लेन। तो हाइब्रिड क्या होता है यार? हाइब्रिड प्लांट्स देखे आपने, जो दो अलग अलग प्रजातियों को मिला के बनाया जाता है, जैसे मैंगो। मैंगो का एक, मैंगो बहुत सारी वैरायटी आती है ना, एक तो होता है अल्फांसो आता है, फिर एक आता है वो तोतापुरी, फिर एक आता है आई मीन बहुत दशहरी, ऐसे अलग अलग। तो है ना, लोगों ने क्या किया, अल्फांसो की स्टेम को तोतापुरी की स्टेम के ऊपर लगा दिया। तो ये जब दोनों ज्वाइन हो गए आपस में, तो एक नई तीसरी वैरायटी निकली, जिसमें अल्फांसो के, मैंगो में अल्फांसो के भी गुण आते थे और दशहरी के भी, और या फिर तोतापुरी के भी गुण आते थे। तो ये एक तीसरी हाइब्रिड चीज क्रिएट हो गई जिसमें दोनों के बेनिफिट्स आए। तो हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। यदि मैं इसको कार के पर्सपेक्टिव में समझाऊं आपको, तो आजकल कैसी कार्स आती हैं कि सर हाइब्रिड कार्स आती हैं। एक तो आती है प्योरली पेट्रोल कार, एक आती है ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तीसरी वैरायटी जो अभी सबसे ज्यादा चल रही है, दैट आर हाइब्रिड कार्स, जिसमें पेट्रोल इंजन भी दिया हुआ होता है और बैटरी एंड मोटर भी दिया हुआ होता है, दोनों मिल के और हाइब्रिड कार्स को चलाते हैं। ठीक है, पेट्रोल से भी चलती है और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी एंड मोटर सिस्टम से भी चलती है, दोनों के फीचर्स इसमें आ गए हैं। सो दैट इज अ हाइब्रिड कार। उसी तरीके से हमारे एलएलपी में कंपनी के भी बेस्ट फीचर्स आ गए, पार्टनरशिप के भी बेस्ट फीचर्स आ गए, और हमने हाइब्रिड फॉर्मेट क्रिएट कर दिया। यस सर, समझ में हो गया? आंसर कर लोगे आप कैसे इस क्वेश्चन को आए, तो अपनी लैंग्वेज में कैसे इसको आंसर करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब अपन चालू करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में। ठीक है, अब देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की मैं यदि बात करूं, तो सर जैसे कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अलग किससे, अपने बनाने वालों से, मेंबर्स से, उसी तरीके से एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये बात ध्यान रखना, एलएलपी के फीचर्स हैं ये, कि सर ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट किससे है? कि सर सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। एलएलपी में पार्टनर्स आएगा, कंपनी में मेंबर्स आएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली पार्टनरशिप में पार्टनर्स आएगा। कहाँ क्या वर्ड यूज ले रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो सर ये भी सेपरेट है अपने बनाने वालों से, बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है सर, इसको भी बनाने का एक प्रोसेस है, तरीका है। अपन ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका पढ़ा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? कंपनीज एक्ट में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 7 स्टेप्स पढ़ा है अंडर सेक्शन 7। स्टेप्स तो 4 ही होते हैं, गलत जानकारी से कर ली तो आगे 5 6 7 काम आएगा, ट्रिब्यूनल की पावर्स काम आएंगी। ठीक है, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स पढ़ लिए अंडर सेक्शन 7 अपन ने। यस सर, अपन ने 1932 वाली पार्टनरशिप को बनाने का तरीका पढ़ लिया कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगी। यस सर, वो भी पढ़ लिया अपन ने। तो इसी तरीके से एलएलपी को कैसे फॉर्म करना है ये भी अपन पढ़ेंगे। एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बताइए? कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? महक, सर मैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला बता दे बस। यस, ACPCS, artificial person created by law having perpetual succession and a common seal,
एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ACPCS, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे कंपनी, ये सॉरी LLP के करीब 15 के या 16 के आसपास आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने रहेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, कि सर पहले LLP डिटेल में CA फाउंडेशन में था, CA फाउंडेशन में डिटेल में था, लेकिन जब से कोर्स में चेंज हुआ है तब से शॉर्ट में कर दिया है फाउंडेशन में, और बाकी का पोर्शन कहाँ डाल दिया है, बाकी का पोर्शन डाल दिया है CA इंटर में। यानी कि इसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर से 6 नंबर के लिए इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतना ही बड़ा है ये, 5% to 6% वेटेज वाला पोर्शन होगा ये, ठीक है सर। अब देखो, अपन ने ये पढ़ा था कि सर यदि पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स से ज्यादा हो रहे हैं तो उनको किस में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा, मतलब वो पार्टनरशिप में अब कंटिन्यू नहीं कर सकते 1932 वाली में, अब उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा या तो कंपनी में या LLP में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कन्वर्जन से भी रिलेटेड एक दो एस्पेक्ट्स अपने को पढ़ने रहेंगे। तो सर क्या पार्टनरशिप फर्म जो 1932 वाली है ये LLP में कन्वर्ट हो सकती है? यस सर, हो सकती है। सर क्या कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? सर LLP कंपनी में कन्वर्ट हुई ये तो सुना था, पर कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात क्या है सर, एक तो प्राइवेट कंपनी बिल्कुल LLP में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है, लिस्टेड कंपनी LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। प्राइवेट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यस सर। और पार्टनरशिप फॉर्म ये भी LLP में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, कि सर कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको आराम से बता ही दिया। देखो देर आर, हमको पढ़ना क्या रहेगा सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करीब 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये LLP की अपने को पढ़नी रहेगी। इसी में से, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इनकॉर्पोरेट कैसे, जैसे कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे पार्टनरशिप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, वैसे ही LLP कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है सर। उसके बाद में जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वैसे ही LLP का भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या काम आता है मुकुंद? कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या काम आता है? क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों रखना पड़ता है? सर जब भी अपन कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तब अपन को उनको बताना पड़ता है ना अपना कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो ही वो कंपनी फिर अपन कंपनीज एक्ट 13 में काउंट कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी मान ले मेरी कंपनी गुजरात में रजिस्टर हो रही है, ठीक है। तो मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस रखने की क्यों जरूरत है, ये बता। व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस? एक मेन सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए ना सर, मतलब कंपनी का। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। क्यों होना चाहिए, क्या कारण है? ध्यान नहीं सर को। अरे बुद्धि लगा ना, ध्यान क्या नहीं है, यू आर माई स्टूडेंट, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा आ जाएगा। कि सर एक एड्रेस ऐसा होना चाहिए जहां पर दो बातें प्राइमरीली होती हैं, क्या? एक तो उस कंपनी के जन्म से लेके आज दिन तक जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ मेंटेन किए जाएंगे सर, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। उसकी एक एक कॉपी भी मेंटेन करी जाएगी। दूसरा, उस कंपनी को यदि कोई नोटिस देना हुआ तो अपन वो लीगल नोटिस कहां पर भेजेंगे सर, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे। इसलिए भी कोई उसके साथ में कम्युनिकेशन करना हुआ उस कंपनी के साथ में, तो अपन कहाँ भेजेंगे कि सर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे। क्या रजिस्टर्ड, इसी तरीके से LLP का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, यस सर। तो LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस है,
उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है, और उस रजिस्टर्ड ऑफिस को आप चेंज करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। एलएलपी का फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बातें पढ़नी पड़ेंगी। डिफरेंस क्या होता है एलएलपी का विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी वर्सेस कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये दो आपको पढ़ने पड़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको अपन, ठीक है। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की। 2008 में आया हुआ है, रिसेंट है ये बहुत, एलएलबी 2008 में। आइए भाई, सबसे पहले पढ़ना चालू कर भाई करण। The Ministry of Law and Justice on 9 January 2007 notified the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है, नोटिफाई कर दिया। अभी नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक्शन में आ गया, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट ने एलएलबी बिल को पास किया। जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है कोई एक्ट बनने के लिए, कोई कानून प्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि सर बिल है, बिल प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है, ऑन 12 दिसंबर 2008। अब वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो गया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिडेंट उस पे अपनी एसेंट देते हैं उस बिल पे। वो कब दी सर? जनवरी 2009 में। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपने उस पे एसेंट दी और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, तो वो बिल क्या बन गया सर? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बन गया 2008 में, ठीक है सर। अब ये एलएलबी एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है कि सर इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये क्यों लिखा गया है सर? पहले क्या होता था, आजादी के समय जब भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल एक करने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग स्टेट्स और किंगडम्स को, छोटे छोटे राज्य थे उनको सबको एक करने की प्रोसेस में कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया था, जैसे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया था। यस सर। और भी स्टेट्स हैं ऐसे, अपने को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी सर। तो उनमें क्या हुआ, उनको बोला गया ये लॉज आपके यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते थे, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे ऐसे लिख दिया करते थे, ठीक है। अब तो वो आर्टिकल 370 वगैरह सब अबॉलिश हो गया है, ठीक है। हाल फिलहाल तो स्थिति वही है। तो अब क्या रह गया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। वो सब जगह से वो हट गया है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, वो सब जगह से हट गया है, ठीक है। चलिए, तो एलएलबी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है सर। आगे। This act have been enacted to make provisions for the formation and regulation of limited liability partnerships and for matters connected therewith or incidental thereto. सर क्यों बनाया गया है? एलएलपीज को फॉर्म करने के लिए और एलएलपीज को रेगुलेट करने के लिए, और एलएलपी से रिलेटेड जो भी मैटर्स, कनेक्टेड मैटर्स हैं, उन सब की देखरेख के लिए एलएलपी एक्ट बनाया गया है सर। इसमें 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। 4 शेड्यूल्स हैं, उनमें से 3 शेड्यूल तो वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड schedule deals with conversion of a private company into an LLP. Fourth schedule deals with conversion of an unlisted public company into an LLP. Listed public company को आप LLP में convert नहीं कर सकते हो। और मान के चलना, कंपनीज जो है ना, उनके बरोबर या कई बार उनसे ज्यादा किसी साल में एलएलपी रजिस्टर हो रही है, क्योंकि इसको कंपनी के कंपैरिजन में इसमें कंप्लायंसेस कम है, इसको चलाना आसान होता है, कंपनी के कंपैरिजन में आसान है। तो बेस्ट बेनिफिट दोनों के ले रहे हैं, कंपनी के भी और पार्टनरशिप के भी। पार्टनरशिप से बेस्ट चीज क्या उठाई रहे अपन ने? पार्टनरशिप में क्या होती है सर कि है ना, पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? देखो, कंपनी कैसे ऑपरेट करती है कि सर स्ट्रिक्टली एज पर इट्स एमओए एंड एओए कंपनी को ऑपरेट करना होता है। यस सर। जबकि पार्टनरशिप कैसे ऑपरेट करती है सर? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनर्स ने बनाया ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये उस हिसाब से काम करती है। तो आप एग्रीमेंट अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? यस सर।
यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप 1932 में ज्यादा होती है काम करने की। तो सर हमने बेस्ट फीचर उठा लिया एक यहाँ का, किसका, पार्टनरशिप का, कि सर यहाँ पर भी एक एलएलपी एग्रीमेंट होएगा, यहाँ पर भी एक एलएलपी एग्रीमेंट होएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि एलएलपी को कैसे काम कराना है। कंपनी की तरह के कंपैरिजन में कंप्लायंसेस कम होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। कंपनी का बेस्ट फीचर क्या है वो भी उठा लेंगे अपन, कि सर कंपनी का बेस्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, तो यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। तो सर दोनों का जो बेस्ट चीज मिला के एक हाइब्रिड फॉर्मेट तैयार कर लिया, नया एलएलपी फॉर्मेट। ठीक है, तो सर तीन स्केड्यूल तो यही है दूसरी चीजों को एलएलपी में कन्वर्ट करने का। पहला स्केड्यूल क्या है, डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे, एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स। सर दो चीजों को एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है, ये बताया ना एलएलपी एग्रीमेंट। सर एलएलपी एग्रीमेंट दो चीजों को गवर्न करता है, एक तो पार्टनर्स के बीच में क्या राइट्स ड्यूटीज वगैरह रहेंगी, एक एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का क्या एग्रीमेंट रहेगा। ये दोनों एस्पेक्ट को कौन गवर्न करता है, कि सर एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है। दोनों एस्पेक्ट को कौन गवर्न करता है, एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है। एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिश्ता और पार्टनर्स के बीच का रिश्ता, ये ध्यान रखना। एलएलपी एग्रीमेंट दो चीजों को गवर्न करता है, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच का रिश्ता और पार्टनर्स के बीच का रिश्ता, यानी पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच का म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। दोनों ही चीजें कहां से गवर्न होंगी, कि सर एलएलपी एग्रीमेंट से होंगी। तो फर्स्ट schedule deals with mutual rights and duties of partners as well as limited liability of partnership and its partners. Here there is an absence of a formal agreement with respect to them. ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जिस तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, सॉरी, कंपनी को किसके पास में रजिस्टर कराया जाता है, सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, उसी तरीके से एलएलपी के लिए भी कोई रजिस्ट्रार होना चाहिए ना। यस सर, पार्टनरशिप 1932 वाली में उसको क्या बोलते थे हम, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोलते थे। यस, इधर और इधर का तो पढ़ लिया, इधर क्या बोलते हैं, इधर के रजिस्ट्रार कौन ड्यूटी निभा रहा है, आओ देखते हैं। कि सर पढ़ भाई इसको करण। The Ministry of Corporate Affairs and Registrar of Companies are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008. आगे, The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notifications in the official gazette from time to time. देखो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही है ना, उसी को ये ड्यूटी दे दी गई है कि आपको एलएलपी को भी रजिस्टर, आप ही को मेंटेन करना है, आप ही को उसको रजिस्टर करना है। मतलब ये ड्यूटी, जब तक रजिस्ट्रार एलएलपीज के प्रॉपर नहीं हो जाते तब तक, अभी तक क्या सिचुएशन है, कि सर सारे के सारे जो आरओसी है ना वो ही रजिस्ट्रार होंगे, किसके, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज भी वही होंगे। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी के मैटर्स भी हैंडल करती है और एलएलपी के मैटर भी हैंडल करती है। तो एमसीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्यों कंपनी के मैटर्स भी हैंडल करती है और क्यों एलएलपी के भी मैटर्स हैंडल करती है, सर ये पार्टनरशिप के तो मैटर्स हैंडल नहीं कर रही है। ठीक है, कर रही है या नहीं कर रही है ये बाद में देखेंगे, इन दोनों के तो डेफिनेटली कर रही है। सर क्यों, उसका कारण है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और अभी बताया था एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस सर, तो एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। यस और नो, समझ में आया, दोनों में कॉर्पोरेट वर्ड आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ही दोनों रजिस्टर होंगे या नहीं होंगे। यस सर, उसी मिनिस्ट्री के अंडर होंगे। नेतन रिवेरियो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सो व्हाई आर यू टेकिंग योर पेन इन योर माउथ, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, कान में डालना, मुंह में डालना, नाक में डालना, ये सब बच्चों की हरकतें नहीं करनी भैया, इसमें गॉड एग्जिस्ट इन दिस। ठीक है, उसको अपने नाक कान मुंह में मत डालो यार। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नी मुरार का यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को। हाँ सर।
ठीक है, महक मैडम, यस। कल का कवर अप कर लिया आपने? हाँ मैंने थोड़ा मतलब स्टार्ट किया था वीडियो, बाकी है। तो फिफ्थ कवर अप क्वेश्चन पे पहुंच फिफ्थ क्वेश्चन पे थोड़ा पहुंची बहुत। थी सर। ठीक है, कवर अप कर लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना, और कवर अप डेफिनेटली करना, क्योंकि उस क्वेश्चन बैंक और उस पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उधर से क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं करेगी तो डब्बा गोल होएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सर, अभी हाल फिलहाल एलएलपी को रजिस्टर करने की जिम्मेदारी भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी एक्ट में कोई चेंजेस लाने होंगे तो कौन करेगा सर? हम जानते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पार्लियामेंट में चेंजेस करके। ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी चेंजेस है वो प्रपोज करके उनको पास करके एलएलपी एक्ट में चेंजेस करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू एलएलपी एक्ट 2008 and can amend them by notifications in the official gazette from time to time। ऑफिशियल गैजेट बताया था ना मैंने आपको, 3 या 4 शेर एम्बलम जो अपना नेशनल एम्बलम होता है वैसी एक मैगजीन में छपते हैं। तो सर, इनसे रिलेटेड एलएलपी एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने का राइट किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। उसमें कोई चेंजेस करनी है तो करके ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश जिस दिन हो जाएगा उस दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मजे की बात, मजे की बात ये है, जब एलएलपी एक्ट नया नया आया था तब आया था कि सर 2008 तो लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट के साइन होके कब वो ये फाइनलाइज हो गया था सर? 2009 में। ये भी अपन ने पढ़ी थी ना अलग अलग डेट्स, तो उसमें प्रेसिडेंट के साइन 2009 में हुए थे। ठीक है, तब लोगों ने कहा कि सर देखो, एलएलपी इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। लोगों ने कहा हाँ सर, पार्टनरशिप तो है ना ये। तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि जब पार्टनरशिप है तो इस पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी अप्लाई होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोली ना मुन्ना, ऐसा नहीं। इसके लिए एलएलपी भले ही पार्टनरशिप है, हमने इसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया, एलएलपी एक्ट 2008, इसलिए इस पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपीज। बात समझ में आ गई? कुछ जने दिमाग लगाते हैं पार्टनरशिप है तो सर पार्टनरशिप एक्ट भी तो एप्लीकेबल होगा। ना 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 ना, ऐसा मत कर देना। ठीक है, चलिए, एलएलबी एक्ट में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस होते रहे हैं। ठीक है, हमको चेंज वाला, कौन सा चेंज वाला तुम्हारे एग्जाम के टाइम तक एप्लीकेबल होगा ये मैं तुमको बता दूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट फील हुई थी मैंने आपको बता दिया कि सर एक तरफ तो 2013 वाले में हम कंप्लीट सेपरेट लीगल एंटिटी में चल रहे थे, एक 1932 वाले में हम फ्लेक्सिबिलिटी में तो चल रहे थे लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। बीच का रास्ता चाहिए था। कब से नीड फील हो रही थी लेकिन मिल ही नहीं रहा था। अल्टीमेटली जाके 2008 में ये नया फॉर्मेट आया। ठीक है, सो नीड ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्या रिक्वायरमेंट आ गई थी? पढ़ गई। The lawmakers envisaged the need for bringing out a new legislation for creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of the Indian economy. देखो, इंडियन इकोनॉमी लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रही थी, तो उसको सॉल्यूशंस भी वैसे चाहिए थे, तो इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो बीच का रास्ता दे रहा है आपको आगे। A need has been felt for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand. स्टैट्यूट बेस्ड, देखो, एक में तो हम कंपनी लॉ के हिसाब से मैक्सिमम चीजें कर रहे हैं, एमओए एओए के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी तरीके से। इधर क्या कर रहे हैं अपन? सर पार्टनरशिप एक्ट है, स्टैट्यूटरी कवर लॉ है, लेकिन इधर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी मिल रही है। तो सर ऑल्टरनेटिव चाहिए था इन दोनों के बीच में, एक तो ये, दूसरा एक में लिमिटेड लाइबिलिटी और एक में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो दोनों बीच का रास्ता चाहिए था यार हमको। ठीक है, सो नीड वाज फेल्ड फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट कॉर्पोरेट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी that would provide an alternative to traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and statute-based governance structure of the limited liability company on the other hand। इधर compliances बहुत होते हैं ना, तो
उस हिसाब से। In order to enable professional expertise and entrepreneurial initiatives and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2000 was enacted. देखो, ज्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसीलिए खुलेंगे एलएलपी, ज्यादातर एलएलपी जो खुल रही है वो सर्विस सेक्टर में खुल रही है। सर्विस सेक्टर बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो दो मिलके एलएलपी खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि सर अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। लॉयर्स आजकल मिलके एलएलबी खोल रहे हैं। ठीक है, पहले जो पार्टनरशिप खोलते थे वो अब क्या कर रहे हैं सर, एलएलबी खोल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी एलएलबी खुल रही है लेकिन कम खुल रही है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए नंबर वन। नंबर टू, सर ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस चले। पार्टनरशिप 1932 में इतना ऑर्गेनाइज नहीं चलता है। फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, एफिशिएंट मैनर में चलाने के लिए, नए तरीके से चलाने के लिए एलएलपी एक्ट 2008 को एनेक्ट किया गया। ये सब अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वर्ड्स है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले वर्ड्स हैं, तुम सब यूज ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। देखो ये क्वेश्चन की लाइन है, LLP एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसा करके आ जाएगा। ऑल्टरनेट किसका है कि सर कॉर्पोरेट में तो अभी तक कंपनीज ही देखी थी हमने, बॉडी कॉर्पोरेट में, तो सर उसका अल्टरनेट दे रहा है ना आप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बजाय लिमिटेड लाइबिलिटी तो कंपनी में मिलती थी, कंपनी का अल्टरनेटिव मिल रहा है आपको एलएलपी के तौर पे, और पार्टनरशिप का भी अल्टरनेटिव मिल रहा है आपको एलएलपी के तौर पे। तो सर अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। यस सर, बिल्कुल है, क्योंकि एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और इधर दोनों के प्लस माइनस एक्सप्लेन करके समझा सकते हो। सो एलएलपी दोनों के मिक्सचर से हाइब्रिड फॉर्मेट बनाएंगे। LLP as a form of business organization is an alternative corporate business vehicle, explain। Yes, आगे बढ़। It provides the benefits of limited liability, but also allows its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement. ठीक है, समझ में आ गया, वही बेनिफिट की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, दोनों के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आगे, The LLP form enables entrepreneurs, professionals, and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements. देखो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे वहां होता था ना, वैसे एलएलपी में क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ऐसी कॉर्पोरेट फॉर्म को चला सकते हो, या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपनी के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखो वही बात करी है इन्होंने। Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is a suitable vehicle for small enterprises and for investment by venture capital. तो सर एलएलपी सूटेबल है छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनरशिप की तरफ जा रहे थे उनके लिए, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। वो आर वेंचर कैपिटलिस्ट यार, जो नए छोटे वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट सुना है ना, आप स्टार्टअप्स को भी एलएलपी के तौर पे बोल सकते हो। वो शार्क टैंक करके एक वो आता था ना, वो देखा है आपने? यस सर, तो वो किधर, क्या वो वेंचर कैपिटलिस्ट ही तो है सब, छोटे छोटे नए कोई धंधा चालू करना चाहता है उसमें वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं नए वेंचर के लिए। ठीक है, तो एलएलपी most one of the most suitable formats for small businesses and venture capital, कैपिटल आप कोई स्टार्टअप चालू करना हो उसके लिए जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, तुमको मैं साथ साथ में मेजर चीजें कराता भी जा रहा हूँ, जब एंड तक पहुंचोगे तब तक तुम्हारा कंसेप्ट मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एलएलपी का मीनिंग एंड कंसेप्ट। ठीक है, एक बार पढ़ा रहा हूँ मीनिंग एंड कंसेप्ट, उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करने के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को करने के बाद में हम लोग इनकॉर्पोरेशन से पहले डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, फिर हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी की तरफ आएंगे। अब आप लोग सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो, तो अपन करना स्टार्ट करते हैं ये
मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एलएलपी। सेम लिंक पे रिजॉइन कीजिए प्लीज।